Yes, hello students, welcome to the class. Am I audible and visible to all of you? Am I audible and visible? Great. चलिए, तो आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. Okay, good evening. Welcome to the class. Fine. So guys, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में टोटल हम लोगों ने 7 टॉपिक्स लिखे थे जो हम लोगों को मेजर टॉपिक्स कवर करने थे, जिसमें से अब तक हम लोगों का इंट्रोडक्शन, प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और प्रिजम्पशंस कंप्लीट हो चुके हैं. आप ये मान के चलिए कि हमारे इस चैप्टर के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जिससे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या बार बार जिन एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो कंप्लीट हो चुका है. तो अब इस चैप्टर में जो टॉपिक्स बचे हैं, दैट इज यू कैन से दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम knowledge point of view, but not that important from exam point of view. But चूंकि न सीए, सीएस, सीएमए किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी कोई भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन दे देते हैं, इसलिए हम लोगों को पढ़ना सब कुछ है. बस हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि ज्यादा फोकस किस पे करना है, वो हम लोगों को प्रायोरिटी बेसिस पे रखना है. सो ऊपर के जो 4 टॉपिक्स हमने पढ़े वो प्रायोरिटी बेसिस पे आपको पढ़ने हैं. खास करके प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को बहुत ज्यादा अच्छे से करना है, और सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में जो हम लोगों ने 5 चीजें पढ़ी हैं, उसके नाम अजीब अजीब हैं लेकिन रूल्स काफी सिंपल हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. 5th टॉपिक, दैट इज एड्स टू इंटरप्रिटेशन. अब देखिए, एड्स टू इंटरप्रिटेशन क्या है. इस पूरे टॉपिक में जो 5th वाला टॉपिक है, एड्स टू इंटरप्रिटेशन, इसमें एक लाइन आपको कॉमन मिलेगी, और वो ये लाइन है कि अगर लॉ का लैंग्वेज बहुत ही क्लियर है ना, अगर लॉ का लैंग्वेज बहुत क्लियर है तो हम लोगों को इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी. ये कॉमन चीज है. सर वो तो ठीक है, लेकिन ये एड्स टू इंटरप्रिटेशन है क्या? एड का मतलब होता है मदद, और इंटरप्रिटेशन का मतलब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, सो फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ, व्हाट आर द हेल्पर्स, व्हाट आर द एड्स टू इंटरप्रिटेशन. तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा. एक होता है इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन. ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं कि इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन में आपको लगभग 9 से 10 चीजें मिलेंगी, 9 से 10 टॉपिक्स मिलेंगे, और एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन में आपको टोटल 5 चीजें मिलेंगी. ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन एंड एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, व्हाट इज इंटरनल एंड व्हाट इज एक्सटर्नल. देखिए, हर एक कानून का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, आपके सामने कोई एक्ट है, लेट्स से कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 जो है, जो एक्ट है, जो लॉ है, उसी का इंटरप्रिटेशन हमको करना है. तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए उसी एक्ट के अंदर हमको कुछ चीजें मिलेंगी जो हमको मदद करेंगी कि हम उस लॉ को अच्छी तरीके से समझ सकें. उसे हम कहते हैं इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन. फॉर एग्जाम्पल, टाइटल, प्रियम्बल, हेडिंग, मार्जिनल नोट्स, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, प्रोवाइजो, इलस्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन, शेड्यूल्स, ये सभी चीजें आपको एक्ट के अंदर ही मिल जाएंगे. मैं आपको दिखाऊंगा आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से बेयर एक्ट पढ़ा जाता है, किस तरीके से हम उसको पढ़ेंगे और किस तरीके से हम उसको रियल लाइफ में यूज करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर फ्रॉम फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू. तो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है. दूसरा, एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन. एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि जो एक्ट में नहीं दिया गया है लेकिन एक्ट के बाहर चीजें जो है ना, एक्सटर्नल मतलब बाहर. तो सपोज कंपनीज एक्ट 2013 है, तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो चीजें
दी गई हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अलग अलग प्रोविजंस को समझने के लिए उसको हम इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन कहते हैं, जबकि वो लॉ बना कैसे या उसको इंटरप्रेट करने के लिए जो बाहरी सोर्सेस का हम इस्तेमाल करेंगे, दैट इज बेसिकली एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन। अब ये बेहतर ढंग से तब समझ आएगा जब हम एक एक इंटरनल और एक्सटर्नल एड को अच्छी तरीके से समझेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, थोड़ा डिटेल में होने वाला है, इसलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आज कि किस तरीके से इंटरप्रिटेशन का एक्चुअल में यूज होता है फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट लॉज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन। अच्छा, इसके लिए मुझे बेयर एक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं बेयर एक्ट जो है फटाफट से डाउनलोड कर लेता हूं, ठीक है। बेयर एक्ट का मतलब क्या होता है? बेयर एक्ट का मतलब बेसिकली होता है जो कानून पार्लियामेंट में पास हुआ है एज इट इज, उसको हम कहते हैं बेयर एक्ट, ठीक है। दैट इज नोन एज बेयर एक्ट, ठीक है। तो ये है हमारा बेयर एक्ट, इसको इसका रेफरेंस लेके हम हर एक चीज को समझेंगे। हालांकि आपके नोट्स में मैंने सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी इंक्लूड किए हैं, तो उससे भी आप समझ सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि हम इसको रेफर करते हुए पढ़ें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ एड्स टू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन, द फर्स्ट वन इज टाइटल। अब टाइटल का मतलब क्या होता है? टाइटल का सिंपल सा मतलब होता है नाम। अब यहाँ पे दो टाइटल हैं, एक होता है शॉर्ट टाइटल और दूसरा होता है लॉन्ग टाइटल। शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है किसी भी एक्ट का नाम जो होता है वो उसका शॉर्ट टाइटल होता है, जो हमें ये आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि ये पर्टिकुलर कानून किस चीज से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट 2013, है ना, आप अगर बेयर एक्ट देखेंगे तो ये आपके सामने जो बेयर एक्ट है बेटा, ये कंपनीज एक्ट 2013 है, ठीक है। ये आपका कंपनीज एक्ट 2013 है। आप शुरुआत में जो नाम देख रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013, दिस इज द शॉर्ट टाइटल, दिस इज व्हाट, शॉर्ट टाइटल। जस्ट वेट फॉर मिनट, ये देखिए, ये जो आपको फर्स्ट में दिख रहा है, दैट दिस इज नोन एज शॉर्ट टाइटल, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। नीचे लिखा हो एक्ट नंबर 18 ऑफ 2013, इसका मतलब है कि 2013 में 18वां नंबर का ये एक्ट है जो पास हुआ है। सो द कंपनीज एक्ट 2013 इज द शॉर्ट टाइटल। अब शॉर्ट टाइटल किस चीज के लिए काम आता है? तो सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से आपके नाम के थ्रू आप आइडेंटिफाई होते हो, उसी प्रकार से किसी भी एक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम शॉर्ट टाइटल का इस्तेमाल करते हैं। सो शॉर्ट टाइटल इज बेसिकली यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एक्ट और आइडेंटिफाई द लॉ। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब उसके बाद आता है लॉन्ग टाइटल। लॉन्ग टाइटल का मतलब क्या होता है? देखिए, अब वो कंपनीज एक्ट 2013 तो नाम हो गया, अब उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो होता है वो लॉन्ग टाइटल होता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए आपको किसी ने पूछा व्हाट्स योर नेम, तो आपने बताया आई एम स्थिति। तो स्थिति जो है वो आपका शॉर्ट टाइटल हो गया। फिर आप बताओगे अपने बारे में दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, आई स्टडी द लॉ सब्जेक्ट्स फ्रॉम मयंक अग्रवाल सर, आई हैव दिस हॉबी, और ये सारी चीजें आप जब बताओगे तो आप अपने बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहे हो। तो अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना हॉबी, आप लोकेशन, आप कौन सा कोर्स परस्यू कर रहे हो, कहाँ से कोर्स परस्यू कर रहे हो, ये सब आपके बारे में एक डिस्क्रिप्शन हो गया। So this is basically the long title. So it is mentioned below the short title of the act which contains the brief description of the purpose of the act. तो आप यहाँ पे देखेंगे
तो कंपनीज एक्ट 2013 के नीचे एक लाइन लिखा हुआ है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, यस और नो। तो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गया, दिस इज नोन एज द लॉन्ग टाइटल। तो एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, मतलब कंपनी से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनको कंसोलिडेट करता है और उसको अमेंड करता है यह एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। So what is Companies Act 2013? So Companies Act 2013 is an act to consolidate and amend the law relating to the companies. So Companies Act 2013 is a short title, whereas an act to consolidate and amend the law relating to companies is the long title. Yes or no? है नहीं? क्या यहां तक क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? Is this clear? The first one. Companies Act 2013 and the Act to consolidate and amend the law relating to companies. अब हम आगे बढ़ते हैं. Now, the next one will be preamble. अब ये preamble क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा. प्रियम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना. प्रस्तावना हिंदी में कहते हैं प्रियम्बल को प्रस्तावना. अब ये प्रस्तावना क्या है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देख के. ठीक है. नाउ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे देश में जितने भी कानून पास होते हैं वो सभी के सभी कानून किस अथॉरिटी से पास होते हैं, किस सोर्स से पास होते हैं, कहां से पास होते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से के थ्रू पास होते हैं, या यूं कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द बेस ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑल द लॉज ऑफ द कंट्री इज डिराइव्ड. जैसा कि जीएसटी का जो कानून था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो कानून हमारे देश में 2017 में आया, तो 2017 के पहले बहुत समय तक इसके ऊपर डिबेट चला. लगभग 2000 से इसके ऊपर डिबेट चल रहा था कि हमारे देश में जीएसटी आना चाहिए, लेकिन तब तक की जीएसटी क्यों नहीं आ पाया, और जीएसटी लाने के लिए क्या क्या किया गया? तो गाइस, जीएसटी लाने के लिए हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं था जो इस प्रकार के कानून को आने की मान्यता दे सके. इसीलिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बदलाव किया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बदलाव करने के बाद फिर जीएसटी का कानून आया. तो अब हम लोग समझेंगे कि ये प्रियम्बल शब्द का मतलब क्या होता है और प्रियम्बल किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी लॉ को पढ़ने में और इंटरप्रिटेशन में मदद करेगा. सो बेसिकली प्रियम्बल इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द लॉ. मतलब ये कि उस पूरे लॉ को बताने का काम क्या कौन करता है? प्रियम्बल करता है. ठीक है. तो आप कहोगे कि सर बताइए, जो आपने लॉन्ग टाइटल कहा और ये जो प्रियम्बल आप कह रहे हो, दोनों में क्या डिफरेंस है? आइए समझते हैं. तो देखिए, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है. भारत का संविधान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, रिटन संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. यहाँ पे आप एक देखेंगे प्रीफेस. प्रीफेस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे. इसके बाद ये सारे कंटेंट्स वगैरह हैं. ठीक है. इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आत्मा है. प्रियम्बल को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कही जाती है. अब ये जो प्रियम्बल है, ये बेसिकली ये दर्शाता है कि यह पर्टिकुलर जो भारत का संविधान है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये इसका नेचर क्या है, किस तरीके से ये पूरे देश को गवर्न करता है, वो होता है प्रियम्बल. तो यहां लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ sovereign socialist secular democratic republic, and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, and to promote among them all fraternity. अब आप देखेंगे तो ये आपका प्रियम्बल है. तो सर ये प्रियम्बल आपने दिखा तो दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है और इंटरप्रिटेशन में इसका क्या रोल है? अब ध्यान से समझिएगा. देखिए,
जब सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे देश में, हमने जुडिशरी का काम पढ़ा, 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट में हमने देखा था कि सबसे पहला जो है हमारा 3 टियर स्ट्रक्चर में लेजिस्लेचर, देन एग्जीक्यूटिव एंड देन जुडिशरी। तो जुडिशरी में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है और फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट मोस्टली जो डील करती है जिन केसेस से, वो होता है लॉ से रिलेटेड, मतलब क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जो डिस्कशन होता है वो सुप्रीम कोर्ट करती है। फैक्ट पे डिस्कशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं करती है। तो संविधान का इंटरप्रिटेशन करना ये मेनली सुप्रीम कोर्ट का विशेष अधिकार होता है। अब यहां पे जो भी केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है, सुप्रीम कोर्ट ये देखती है कि जो भी लॉ पास किया गया है सरकार के द्वारा, कहीं वो भारत का जो मूल ढांचा है, संविधान का जो मूल ढांचा है, उसको तो बर्बाद करने की कोशिश नहीं किया जा रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि भैया मूल ढांचा बर्बाद हो रहा है कि नहीं, तो वो प्रियम्बल में देखेंगे। तो प्रियम्बल में क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग यह कसम खाते हैं, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, भारत को हम एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बनाएंगे। अब ये सारे शब्दों का क्या मतलब है, इसका बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन मैं आपको दूंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाते समय, जो हमारा सेकंड चैप्टर होगा। इसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो अब ये देखेंगे कि भारत में जो भी कानून पास हो रहा है, कहीं वो भारत को डेमोक्रेसी से दूर तो नहीं लेके जा रहा है, कहीं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट, डेमोक्रेटिक से कहीं वो ऑटोक्रेटिक सिस्टम पे तो नहीं जा रहा है, वन पार्टी रूल की तरफ तो नहीं जा रहा है, कहीं सेक्युलर से वो कहीं एक पर्टिकुलर रिलीजन पे तो नहीं जा रहा है, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये सारे एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं। जो विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी जी आएंगे तो संविधान बदल देंगे, भाई साहब भारत के संविधान को बदलना इतना आसान नहीं है। और कॉमन सेंस अगर आप लगाएंगे तो भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि किस तरीके से एक आम व्यक्ति भी भारत के सबसे शीर्ष स्थान पर पहुंच सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान की वजह से है कि एक नॉर्मल इंसान, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति भी भारत देश का क्या बन सकता है? प्रधानमंत्री बन सकता है। तो विपक्ष जो आरोप लगाता है वो बेबुनियाद आरोप है, ठीक है, कि भारत के संविधान को बदला जाएगा। हालांकि भारत के संविधान को कब कब बदलने की कोशिश की गई है और किन किन केसेस में सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट थे, तो वो हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो आपको रियलिटी पता चलेगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के चैप्टर में। तो ये जो प्रियम्बल है ये देखता है कि अगर कोई कानून आ रहा है तो उसको प्रियम्बल से हम देखेंगे कि कहीं ये कानून भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज तो नहीं कर रहा है, कहीं ये भारत के मूल ढांचे को हिलाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, तो उसके हिसाब से फिर हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज प्रियम्बल? Preamble is a brief introductory statement that sets out the object, scope and purpose of the act more comprehensively than long title. जैसा कि मैंने कहा कि लॉन्ग टाइटल और प्रियम्बल में डिफरेंस क्या है कि लॉन्ग टाइटल सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज का, उस पर्टिकुलर एक्ट का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, जबकि इसके बारे में जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो स्कोप है, इसका जो पर्पस है, ये कौन डिनोट करता है? प्रियम्बल डिनोट करता है। सो प्रियम्बल इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दैट सेट्स आउट द ऑब्जेक्ट, स्कोप एंड पर्पस ऑफ द एक्ट मोर कॉम्प्रिहेंसिवली देन लॉन्ग टाइटल, ठीक है। प्रियम्बल का पर्पस क्या होता है? प्रियम्बल का पर्पस है कि लॉ मेकर्स, ठीक है, लॉ मेकर्स के द्वारा ये जो बनाया गया कानून है ये किस लिए बनाया गया है और इससे क्या पर्पस हासिल होगा, इसके बारे में बताता है प्रियम्बल। ध्यान से समझिएगा, जैसा कि मैंने कहा आपको एक लाइन पूरे टॉपिक में बार बार देखने को मिलेगी, और वो ये है कि अगर किसी भी कानून का या किसी भी सेक्शन का, किसी भी प्रोविजन का लैंग्वेज बहुत ही सिंपल, क्लियर और प्लेन है, तो फिर हम किसी भी दूसरे एड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वो इंटरनल एड हो चाहे वो एक्सटर्नल एड हो। So preamble cannot be used to identify the language for the interpretation of the law if the language is plain and क्लियर। अगर किसी भी कानून, किसी भी प्रोविजन का लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्लियर है, पढ़ते ही समझ में आ जा रहा है, तो फिर हम प्रियम्बल का इस्तेमाल करके उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। वी विल यूज इंटरनल एड और एक्सटर्नल एड ओनली व्हेन द लैंग्वेज ऑफ द लॉ इज नॉट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट,
इंटरप्रिटेशन। अब ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्रोविजन का किसी एक पर्टिकुलर प्रोविजन को पढ़ने से एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहे हैं, लेट्स से 2 मीनिंग निकल रहे हैं, तो हम कौन सा इंटरप्रिटेशन ले, फर्स्ट वाला लें या सेकंड वाला लें? तो ध्यान से समझिएगा, दोनों इंटरप्रिटेशन में से जो प्रियम्बल के सबसे करीब होगा, मतलब जो पर्पस और स्कोप को ज्यादा बेहतर फुलफिल करेगा, वो लैंग्वेज को हम कंसिडर करेंगे एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज दैट विल बी प्रेफर्ड। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर प्रोविजन है और उसमें 2 इंटरप्रिटेशन निकल रहा है, एक इंटरप्रिटेशन 1, दूसरा इंटरप्रिटेशन 2। इंटरप्रिटेशन 1 के हिसाब से जो प्रियम्बल का ऑब्जेक्ट और स्कोप है वो डिफीट हो जा रहा है या वो उसके करीब नहीं है, जबकि दूसरा इंटरप्रिटेशन जो है दैट इज नियरेस्ट टू द पर्पस एंड स्कोप ऑफ द प्रियम्बल। सो सेकंड इंटरप्रिटेशन विल बी कंसिडर्ड एंड द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन विल बी रिजेक्टेड। व्हाई? बिकॉज प्रियम्बल के हिसाब से जो कानून का पर्पस है वो आइडेंटिफाई होता है एंड द कोर्ट व्हाइल इंटरप्रिटिंग एनी पर्टिकुलर स्टैट्यूट हैज टू आइडेंटिफाई द ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। यही तो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है, यस और नो? तो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है टू डिराइव द ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। Whenever there are two interpretation of any particular provision, that particular interpretation will be considered which is nearest to the preamble. Why? Because preamble sets out the object and purpose of the lawmakers. I hope this is clear. For example, सुप्रीम कोर्ट के सामने जब भी कोई मामला जाता है तो प्रियम्बल को देखती है कि प्रियम्बल में जो चीजें लिखी गई है, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान के जो अलग अलग आर्टिकल्स हैं, देखिए जैसे लॉ में नॉर्मली सेक्शंस और सब सेक्शंस होते हैं, जो हमारे संविधान है उसमें आर्टिकल्स होते हैं। तो भारत के संविधान के अलग अलग आर्टिकल्स के इंटरप्रिटेशन करते समय हम ये देखते हैं कि भारत का जो प्रियम्बल है, जिसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें जो लिखी है, जो अपने सिटीजन्स को देनी है, वो कहीं डिफीट तो नहीं हो रही है। अगर मान लीजिए किसी भी आर्टिकल के इंटरप्रिटेशन में जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी का वायलेशन हो रहा है, तो हम उसका इंटरप्रिटेशन उस तरीके से नहीं करेंगे जिससे कि हमारा प्रियम्बल अफेक्ट हो। इज इट वेरी क्लियर? अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो रेफरेंस मैंने लिया है ना, ये आपको अभी बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा, ये मैं अभी से आपको बता दे रहा हूं। ये क्लियर तब होगा जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे केस लॉज देखेंगे। इतने केस लॉज है जेआईजीएल में कि आप ये मान के चलिए कि इट इज बेसिकली सब्जेक्ट ऑफ केस लॉ ओनली। ठीक है, लेकिन बहुत मजेदार है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी और ये आपके रियल लाइफ से भी रिलेट करेगी। जो न्यूज वगैरह चलते रहता है, आपको रियलिटी पता चलेगी कि अब भारत का संविधान सच में खतरे में है। ठीक है, तो ये सब आपको पता चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ने के बाद। तीसरा है हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर। सर फर्स्ट वाले में भी तो आपने टाइटल पढ़ाया है, शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, फिर यहाँ पे हेडिंग एंड टाइटल आ गया। अब ये क्या है, ध्यान से समझो। ये आपका कंपनीज एक्ट 2013 है। कहाँ गया? कंपनीज एक्ट 2013। यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे आपको बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे। दिख रहा है आपको? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड सो ऑन। तो ध्यान से समझना, ये चैप्टर होता क्या है। हमारा जो भी एक्ट होता है ना, जो भी लॉ होता है, जो भी एक्ट होता है, वो कुछ ब्रॉड हेडिंग्स में डिवाइडेड होता है, जिसको हम लोग चैप्टर कहते हैं। और उसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं और हर एक चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये बिल्कुल उसी प्रकार से है कि हर एक कानून में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं और उसके अंदर काफी सारे सेक्शंस होते हैं। ठीक है,
अब ये किस तरीके से डिवीजन होता है तो ध्यान से समझिएगा। जो भी आपके सेक्शंस होते हैं उन सभी सेक्शंस को एक कॉमन नाम दे दिया जाता है जो सेम काइंड ऑफ सेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल ध्यान से समझिएगा, आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का हेडिंग क्या है? प्रिलिमिनरी, जिसमें दो सेक्शंस आ रहे हैं। सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, जो हमको ये बताएगा कि इस पर्टिकुलर एक्ट का नाम क्या है, शॉर्ट टाइटल क्या है, ये कहां कहां एप्लीकेबल होगा, कब से स्टार्ट हुआ है और इसका एप्लीकेशन क्या होगा, पहला। दूसरा, इस पूरे एक्ट में इस्तेमाल होने वाले जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों का क्या मतलब है, ये डेफिनेशन क्लॉज में मिलेगा आपको। सेकंड सेक्शन डेफिनेशन का होता है। तो प्रिलिमिनरी का मतलब यहां पे क्या है? सेक्शन 1 और सेक्शन 2, मतलब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को प्रिलिमिनरी हेडिंग दे दिया गया है, दैट इज चैप्टर नंबर 1। अब चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? तो चैप्टर नंबर 2 में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। तो ये जो लिखा है ना, प्रिलिमिनरी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, है ना, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, ये जितने भी ब्लू से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज नोन एज द टाइटल, दिस इज नोन एज द हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर। अब इसका इंटरप्रिटेशन में क्या रोल आता है तो ध्यान से समझिएगा। क्या होता है कि मान लेते हैं कि चैप्टर नंबर 2, जिसमें सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 22 तक के प्रोविजंस हैं। अब सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 22 तक के प्रोविजंस में अगर मान लेते हैं कभी भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो हम ये देखेंगे कि इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो चैप्टर हेडिंग है वो क्या है। तो मान लेते हैं कि सेक्शन नंबर 13 जो है अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, उसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो वो हम देखेंगे कि उसका हेडिंग क्या है। तो हेडिंग क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। बट सवाल उठता है कि इसको रेफर कब किया जाएगा? क्या हर बार चैप्टर के नाम को कंसीडर किया जाएगा? और क्या चैप्टर का नाम इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के इंटरप्रिटेशन के लिए यूज किया जाए? तो बेटा यहां पे फिर वही शब्द आ जाता है क्या, कि अगर किसी भी प्रोविजन का लैंग्वेज बहुत ही क्लियर है तो फिर हम किसी भी इंटरनल एड या एक्सटर्नल एड को कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरी चीज इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर सेक्शन जो है वो कुछ और कह रहा है और चैप्टर जो है वो कुछ और है, तो हम सेक्शन के लैंग्वेज को प्रेफर करेंगे, क्योंकि जो सेक्शन है वो स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहा है, तो उसका हम वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसका हम ब्रॉडर व्यू देखेंगे, ना कि उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे चैप्टर के हेडिंग से। अब इसको कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट का एक चैप्टर ले लेते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 4, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब इसमें इश्यू क्या हुआ? इसमें इश्यू ये हुआ कि जो भी सेक्शंस इस चैप्टर के अंतर्गत दिए थे उसमें जो इनकम का कैलकुलेशन था उसको इंटरप्रेट करने में कुछ क्लैरिटी नहीं थी या कुछ दिक्कत आई। तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस टाटा टी लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट ने हेडिंग का यूज किया। किस हेडिंग का? जो चैप्टर नंबर 4 का हेडिंग था, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ताकि ये समझा जा सके कि लेजिस्लेचर ने जो इस चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो सेक्शंस दिए हैं वो क्यों दिए हैं, उसका क्या पर्पस था। तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि देखिए भाई साहब, अगर किसी भी चैप्टर के अंदर जो सेक्शंस दिए हैं उस सेक्शन का लैंग्वेज क्लियर है तो हम उस सेक्शन के लैंग्वेज को प्रेफर करेंगे, न कि चैप्टर के हेडिंग को। सो द कोर्ट रिलाइड ऑन द लैंग्वेज ऑफ द स्पेसिफिक सेक्शंस along with the legal principles to decide on the tax treatment। अब ये जो चीजें हैं, जितना अच्छे से आपको इंटरनल लीडर सॉरी जितने अच्छे से आपको प्राइमरी रूल सेकेंडरी रूल समझ आया, ये आपको सिर्फ रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि जब तक कि आप किसी पर्टिकुलर एक्ट को नहीं पढ़ेंगे, जब तक कि आप किसी पर्टिकुलर केस स्टडी को नहीं पढ़ेंगे, उसके बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन नहीं जानेंगे, तब तक कि आपको ये एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से इंटरप्रिटेशन किया गया। बस आपको इसको इस तरीके से समझ लेना है कि जो भी चैप्टर हेडिंग होता है उसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं होता है, उसका रेलेवेंस सिर्फ और सिर्फ ये समझने के लिए होता है कि इस
पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आने वाले सेक्शंस किससे रिलेटेड हैं। अगर मान लीजिए हेडिंग ऑफ द चैप्टर और स्पेसिफिक जो सेक्शन है उसमें किसी भी प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो हमेशा सेक्शन प्रिवेल करेगा। क्लियर है? सो एक बार पढ़ लेते हैं हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर क्या लिखा है। सेक्शंस ऑफ द लॉ आर ग्रुप्ड अंडर द चैप्टर्स व्हिच आर गिवन हेडिंग एंड टाइटल। जैसा कि मैंने बताया कि कानून में जितने भी सेक्शंस दिए गए हैं उन सभी सेक्शंस को एक ग्रुपिंग कर दिया जाता है और उसको चैप्टर का नाम दे दिया जाता है। हर एक चैप्टर का अपना एक नाम होता है, दैट इज नोन एज हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर। इसका यूज तब किया जाता है जब सेक्शंस के वर्ड्स क्लियर नहीं होते हैं या डाउटफुल नेचर के होते हैं। लेकिन अगर उस प्रोविजन के वर्ड्स एकदम क्लियर है, उस सेक्शन के वर्ड्स एकदम क्लियर है, तो हेडिंग को यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसका ब्रॉडर व्यू हम देखेंगे सेक्शन के लैंग्वेज के हिसाब से। आई होप दिस इज क्लियर। एनी डाउट? अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें कोई डाउट है? एक बार मैं क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा टाइटल, जिसमें दो चीजें थी, शॉर्ट टाइटल और लॉन्ग टाइटल। शॉर्ट टाइटल का मतलब उस एक्ट का नाम, लॉन्ग टाइटल का मतलब उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 इज द शॉर्ट टाइटल, वेयर एज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज इज द लॉन्ग टाइटल। इनसे भी ज्यादा बेहतर ढंग से उस एक्ट के बारे में जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट देता है वो होता है प्रीएम्बल। जैसे हम लोगों ने देखा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल था, उस जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल्स को इंटरप्रेट करते समय प्रीएम्बल की बातों को ध्यान में रखती है। अगर आर्टिकल में किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रडिक्शन आता है तो यहाँ पे हम प्रीएम्बल को देखेंगे और प्रीएम्बल में जो बातें लिखी गई हैं उसको वायलेट ना करता हो वो आर्टिकल, ये ध्यान में रखा जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मार्जिनल नोट्स। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल नोट्स? देखिए, ये आपको बहुत कम जगह मिलेगा। ठीक है, क्या होता है कि जो भी सेक्शंस लिखे होते हैं उस सेक्शन के साइड में एक नोट इंसर्ट कर दिया जाता है जो उस सेक्शन के इफेक्ट को बताता है कि इस सेक्शन का प्रभाव कहां पड़ेगा या क्या पड़ेगा। उसको हम कहते हैं मार्जिनल नोट्स। तो कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजंस में ये कहा कि अगर लॉ का लैंग्वेज बहुत ही क्लियर है, लॉ का मतलब बहुत ही क्लियर है, तो मार्जिनल नोट्स को हम रेफर नहीं करेंगे। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के केस में जो मार्जिनल नोट्स दिया होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें जो मार्जिनल नोट्स दिया होता है उसको रेफर किया जाएगा, उसको कंसिडर किया जाएगा दैट इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। कहने का मतलब ये है कि अगर मार्जिनल नोट्स किसी एक्ट में है और मार्जिनल नोट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स में है, तो जनरली ये कहा जाता है कि अगर लॉ का लैंग्वेज बहुत ही क्लियर है, प्लेन है, तो मार्जिनल नोट्स हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर मार्जिनल नोट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किसी आर्टिकल से रिलेटेड है तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा मानेंगे और इस अलग अलग आर्टिकल के इंटरप्रिटेशन के लिए हम मार्जिनल नोट्स को कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे दो केस लॉ का रेफरेंस मैंने दिया है। एक है बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी मार्जिनल नोट्स आर्टिकल 286 में लिखा हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा माना जाएगा। इसीलिए इस आर्टिकल 286 को पढ़ते समय और उसके इंटरप्रिटेशन करते समय हम क्या कंसिडर करेंगे, उसके मार्जिनल नोट्स को कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? दूसरा है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस दिलीप कुमार सिंह ऑल इंडिया रिपोर्ट 2015 सुप्रीम कोर्ट 1420। इन दिस केस द एपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट द मार्जिनल नोट अपेंडेड टू section 47 of the persons with disabilities equal opportunities protection of rights and full participation act 1955 makes it clear that the idea of section 47 was not to discriminate against the employee who acquire disability during the सर्विस। इसका सिंपल सा मतलब ये आप समझ लीजिए कि मार्जिनल नोट्स का रेफरेंस जो दिया गया है वो उस पर्टिकुलर सेक्शन के प्रभाव को समझने के लिए दिया गया है।
अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किसी आर्टिकल में मार्जिनल नोट्स का रेफरेंस दिया है तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा मानेंगे और उस आर्टिकल का इंटरप्रिटेशन उस मार्जिनल नोट्स को ध्यान में रखते हुए करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो चीजें चालू होती है ना, ये आपके ज्यादा काम की चीजें आएंगी, क्योंकि ये अलग अलग एक्ट में मोस्टली ये आपको यूज किए जाने वाली चीज होगी और ज्यादातर यूज आप ये सारे एड्स करेंगे जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ना ही प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब केस टू केस डिफर करता है, बट ज्यादातर जो आपको बार बार जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी इन सभी चीजों की जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो गाइज, आर यू रेडी? नेक्स्ट, the next topic is interpretation clause. The next internal aids to interpretation is interpretation clause. सबसे बेसिक और सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज जो है वो यही है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी एक्ट में जो पहला सेक्शन होता है, सेक्शन 1 होता है, वो उसके शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंशन, एप्लीकेबिलिटी, कमेंसमेंट डेट, ये सबको बताता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 है ना, तो कंपनीज एक्ट 2013 के नीचे लिखा है कि ये हो गया टाइटल, ये हो गया उसका शॉर्ट टाइटल, ये लॉन्ग टाइटल। इसके बाद देखिए ये सेक्शन नंबर 1 है ना, तो सेक्शन नंबर 1 क्या लिखा है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। सेक्शन नंबर 2 जो है ना, वो बताता है डेफिनेशंस को। क्या बताता है बेटा? वो बताता है डेफिनेशंस को। तो आप किसी भी एक्ट के सेक्शन नंबर 2 में अगर जाएंगे तो आपको मोस्टली जो एक्ट है उसमें डेफिनेशन क्लॉज ही मिलेगा। इस पर्टिकुलर डेफिनेशन सेक्शन में, सेक्शन नंबर 2 में आपको वो सारे टर्म्स मिल जाएंगे जो टर्म्स आपको इस एक्ट में बार बार देखने को मिलेंगे, तो उसका मतलब क्या है वो हमको यहाँ पे लिख दिया गया है। अब आप इसको ये समझ सकते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप कोई बुक पढ़ते हैं या आप कोई नॉवेल पढ़ते हैं और आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता है तो आप एक डिक्शनरी ओपन कर लेते हैं, है ना। आप क्या ओपन करते हैं? डिक्शनरी ओपन करते हैं और डिक्शनरी में देखते हैं कि इस शब्द का क्या मतलब है। लेकिन जब आप किसी कानून को पढ़ रहे हैं, जब आप किसी एक्ट को पढ़ रहे हैं, तो उस एक्ट में यूज होने वाले शब्द को आप पहले डेफिनेशन क्लॉज में देखें, डेफिनेशन सेक्शन में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस एक्ट में यूज होने वाले जो भी शब्द, लेट से आपको एक वर्ड मिला एसोसिएट कंपनी। आपको क्या वर्ड मिला? एसोसिएट कंपनी। इस पूरे एक्ट में कहीं पर मिला एसोसिएट कंपनी। तो आप एसोसिएट कंपनी क्या होती है इसका रेफरेंस कहां से लेंगे? इसका रेफरेंस आप लेंगे डेफिनेशन क्लॉज से, कि भाई डेफिनेशन क्लॉज में क्या, डेफिनेशन के जो सेक्शन है उसमें क्या दिया है एसोसिएट कंपनी का मतलब। सो एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी इन व्हिच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट व्हिच इज नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इट इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी। अब सर ये क्या है भयानक टाइप का डेफिनेशन? खैर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनीज एक्ट, कंपनी लॉ पढ़ते समय। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि जो भी शब्द आपके एक्ट में यूज होने वाले हैं उस शब्द का क्या मतलब होगा वो आपको कहां से पता चलेगा? डेफिनेशन से पता चलेगा, जो सेक्शन 2 में दिया होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। क्या कहा जाता है बेटा? इंटरप्रिटेशन क्लॉज। अब आप डेफिनेशन देखेंगे ना तो इसमें आपको कुछ चीजें कॉमन मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, बस देखते जाइएगा, इसमें पूरा ऑब्जर्वेशन का खेल है। यहां पे आपने देखा अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस मीन्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स, अपीलेट ट्रिब्यूनल मीन्स, आर्टिकल मीन्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड मीन्स। लेकिन एक जगह आपको दिखा अल्टर और अल्टरेशन इंक्लूड्स, बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स, बुक एंड पेपर एंड बुक और पेपर इंक्लूड। तो सर ये कहीं पर मीन्स यूज किया जा रहा है, कहीं पे इंक्लूड वर्ड यूज किया जा रहा है, इसका क्या मतलब है? तो आइए इसका मतलब समझते हैं इस पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन क्लॉज से जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं, जिसका मैंने बताया कि ये बार बार यूज होने वाली चीज है। इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा बेटा। देखिए,
तीन प्रकार की चीजें होती हैं, ठीक है। एक होता है एग्जॉस्टिव, दूसरा होता है इंक्लूसिव, तीसरा होता है एक्सक्लूसिव। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन के प्रकार हैं ये टोटल 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला वर्ड आपको मिलेगा मीन्स, जैसे कि हमने देखा कई जगह पे मीन्स यूज किया। कई जगह पे आपको मिलेगा इंक्लूड्स, कई सेक्शन, कई डेफिनेशन में आपको मिलेगा मीन्स एंड इंक्लूड्स, और कई सेक्शंस में आपको मिलेगा अप्लाई एंड इंक्लूड। तो सभी का इंटरप्रिटेशन जो है ना वो अलग अलग होता है। अब इसको कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले इनका इंडिविजुअल क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। मीन्स का मतलब होता है जो लिखा है बस वही है, उसके अलावा और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा इंक्लूड्स का मतलब क्या है, जो लिखा है वो तो मतलब जो चीजें दी गई हैं वो सभी के सभी इसके अंदर आती हैं, मतलब ये एक्सपेंसिव नेचर की है, मतलब इसमें ये सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 2 सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 4 में क्या दिया हुआ है, अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल मींस द एनसीएलएटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 410। इसका क्या मतलब है कि पूरे कंपनीज एक्ट 2013 में जहां जहां अपीलेट ट्रिब्यूनल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उस अपीलेट ट्रिब्यूनल शब्द का मतलब सिर्फ और सिर्फ एनसीएलएटी से है। मतलब ये कि जहां जहां अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात की गई है तो उस अपीलेट ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है, उस अपीलेट ट्रिब्यूनल का मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अंडर सेक्शन 410। इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं आएगी अपीलेट ट्रिब्यूनल के शब्द को इंटरप्रेट करते समय। इज इट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब क्या सर, अगर किसी अपीलेट ट्रिब्यूनल में क्या हम हाई कोर्ट ले सकते हैं क्या? तो आंसर इज नो। क्यों? अगर इसमें ऐसा लिखा होता ना दैट अपीलेट ट्रिब्यूनल मींस एनसीएलएटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 410 एंड इट आल्सो इंक्लूड्स हाई कोर्ट, तब हम ये कहते हैं कि हाँ अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो एनसीएलएटी है वो तो है, मतलब उसका मतलब एनसीएलएटी तो है, लेकिन उसके साथ हाईकोर्ट को भी इंक्लूड किया गया है, एक्सपेंड कर दिया। मतलब अपीलेट ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। ये मतलब होता है इंक्लूड का। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको कि जब भी मीन्स वर्ड यूज किया है मतलब जो लिखा है बस वही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो यहां अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो डेफिनेशन है उसमें क्या लिखा है, अपीलेट ट्रिब्यूनल मीन्स एनसीएलएटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 410, मतलब एनसीएलएटी के अलावा कोई भी दूसरा कोर्ट या ट्रिब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल के डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। जबकि दूसरा लिखा हुआ है इंक्लूड शब्द का। तो आप सेक्शन 2 क्लॉज 35 में अगर आप देखेंगे कंपनीज एक्ट 2013 के, तो उसमें लिखा गया है डिविडेंड इंक्लूड्स एन इंटरिम डिविडेंड। मतलब पहले तो हम लोग समझेंगे कि डिविडेंड का मतलब क्या होता है। तो डिविडेंड का जनरल मतलब क्या होता है, डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट में हिस्सेदारी, और इसमें लिखा है डिविडेंड इंक्लूड्स एन इंटरिम डिविडेंड। मतलब डिविडेंड का जो शब्द है इसमें इंटरिम डिविडेंड को भी इंक्लूड किया गया है, मतलब डिविडेंड शब्द में इंटरिम डिविडेंड भी आएगा। अब इंटरिम डिविडेंड क्या होता है ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कंपनी लॉ पढ़ते समय, ठीक है। डिविडेंड का प्रोविजन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब। उसके अलावा और एग्जांपल्स देख सकते हैं हम लोग बेयर एक्ट से। जैसे क्या लिखा हुआ है, डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेट whether constituting a charge on the assets of the company or not। मतलब इस पूरे एक्ट में कहीं पर भी अगर डिबेंचर वर्ड का इस्तेमाल किया है तो डिबेंचर वर्ड में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, क्या क्या चीजें आएंगी। तो डिबेंचर में डिबेंचर स्टॉक आएगा,
बेसिकली डिबेंचर का मतलब क्या होता है, जिस तरीके से हम किसी कंपनी का शेयर खरीद के उस कंपनी का मालिकाना हक में हिस्सेदारी हो जाता है, उसी प्रकार से डिबेंचर का मतलब क्या होता है कि जब हम कंपनी को कोई पैसा देते हैं एज अ इन द फॉर्म ऑफ लोन, और बदले में कंपनी हमको एक एक सर्टिफिकेट देती है, दैट इज डिबेंचर सर्टिफिकेट और डिबेंचर स्टॉक। उसके अलावा इसमें बॉन्ड भी आएंगे, जो अलग अलग बॉन्ड इशू किए जाते हैं। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी को डेट दिया जाना बता रहा होगा, मतलब ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे यह पता चलता है कि हमने कंपनी को किसी प्रकार का उधार दिया है, उसको भी डिबेंचर में इंक्लूड किया गया है। फिर चाहे उस पर्टिकुलर कंपनी के एसेट्स में किसी प्रकार का चार्ज क्रिएट किया गया हो या ना किया गया हो, बेसिकली गिरवी रखा गया हो या ना, एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे कंपनी लॉ में। अभी हम सिर्फ क्या समझ रहे हैं कि मीन्स का मतलब क्या होता है और इंक्लूड का मतलब क्या होता है। फाइन, ये देखिए यहां पे जो मैंने कहा था, डिविडेंड इंक्लूड्स एन इंटरिम डिविडेंड। अगला क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स। अब देखिए जनरली डॉक्यूमेंट शब्द का मतलब अगर आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट शब्द का मतलब अलग अलग एक्ट में अलग अलग लिखा है, लेकिन कंपनीज एक्ट में कहीं पर भी डॉक्यूमेंट वर्ड यूज किया जाएगा तो उसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, तो उसमें आ जाएगा सम्मन, नोटिस, रिक्विजिशन, ऑर्डर, डिक्लेरेशन, फॉर्म, रजिस्टर, ये सारी चीजें आ जाएंगी, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। तो इंक्लूड, जहां जहां इंक्लूड शब्द आ जाता है ना, वहां पे जो वर्ड है, जहां वहां पे जो नेचर है उस पर्टिकुलर वर्ड का, वो एक्सपेंसिव नेचर का हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, इसमें बहुत सारी चीजें समाहित हो जाती है। जैसे क्या लिखा हुआ है, इन एक्सपर्ट इंक्लूड्स, सेक्शन 2 सबसेक्शन 38 में आप देखिए, सेक्शन 2 क्लॉज 38 में देखिए, एक्सपर्ट इंक्लूड्स एन इंजीनियर, वैल्यूअर, सीए, सीएस, सीएमए और एनी अदर पर्सन। मतलब यहां पे एक्सपर्ट शब्द का मतलब, एक्सपर्ट का मतलब नहीं बोला है वो कि एक्सपर्ट मीन्स ये होंगे, नहीं, एक्सपर्ट इंक्लूड्स, इंजीनियर को भी एक्सपर्ट कहा गया, वैल्यूअर को भी, सीए, सीएस, सीएमए, कॉस्ट अकाउंटेंट या कोई भी व्यक्ति, अब यहां पे लिखा है और एनी अदर पर्सन या एंड एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन में सारे वो व्यक्ति आ गए जिनके पास किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट इशू करने की अथॉरिटी है लॉ के हिसाब से। देखिए सीए जो है वो एक सर्टिफिकेट में साइन करता है, कंपनी सेक्रेटरी सर्टिफिकेट में साइन करता है, सीएमए एक सर्टिफिकेट में साइन करता है। तो उसी प्रकार से कोई भी एक व्यक्ति जिसके पास अथॉरिटी है कि किसी भी लॉ के अंतर्गत वो किसी सर्टिफिकेट में अगर साइन कर सकता है तो वो एक्सपर्ट कहलाएगा। जैसे फाइनेंशियल ऑडिट जो है वो सीए करता है, सेक्रेटरियल ऑडिट कंपनी सेक्रेटरी करता है, कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट अकाउंटेंट करता है, तो ये एक्सपर्ट कहला रहे हैं। उसी प्रकार से कोई भी दूसरा व्यक्ति जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास पावर है कि वो लॉ के हिसाब से किसी सर्टिफिकेट में अगर साइन कर सकता है या इश्यू कर सकता है तो उसको एक्सपर्ट माना गया है। ठीक है, तो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर है मीन्स में और इंक्लूड्स में। सिमिलरली आपको बार बार एक शब्द मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अ कंपनी स्पेसिफिकली बता दिया है कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, क्या क्या चीजें आएंगी। तो इसमें बैलेंस शीट आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाएगा। अगर इक्विटी में किसी प्रकार का चेंज आ रहा है तो उस स्टेटमेंट ऑफ चेंज को भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसिडर करेंगे। कोई एक्सप्लेनेटरी नोट है उसको भी हम कंसिडर करेंगे, एटसेट्रा। फाइन, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट है बेटा तो पूछ लो। ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मीन्स एंड इंक्लूड्स। अब मीन्स अलग पढ़े, इंक्लूड्स अलग पढ़े, अब दोनों को मिला दिया है, मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो मीन्स एंड इंक्लूड्स इज बेसिकली व्हाट, जो दिया है उतना ही आएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। तो सर फिर मीन्स और इसमें क्या डिफरेंस है, तो देखिए
इसमें मीन्स शब्द जो दिया है वो एक मतलब बताता है, और उसके साथ साथ अगर इंक्लूड शब्द भी है तो जो मीन्स में दिया है वो उसका मतलब है, और कुछ एडिशनल हमको ऐड करना है तो उसके साथ इंक्लूड लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए, जैसे मान लीजिए एक शब्द किसी एक पर्टिकुलर एक्ट में चाइल्ड का मतलब बताया है, तो चाइल्ड का मतलब क्या होता है, तो वो बता दिया कि चाइल्ड मीन्स अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 years, एंड इट इंक्लूड्स एन अडॉप्टेड चाइल्ड, स्टेप चाइल्ड और फॉस्टर चाइल्ड। मतलब कि यहाँ पे चाइल्ड का मतलब क्या होगा, कोई भी ऐसा बच्चा जो 18 साल से कम है, जिसमें कोई भी अडॉप्टेड चाइल्ड भी आ जाएगा, मतलब वो खुद का बच्चा हो या अडॉप्टेड हो आ जाएगा, सौतेला बच्चा हो तो वो भी आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो मीन्स एंड इंक्लूड्स का मतलब कि हमने उस पर्टिकुलर शब्द का मतलब बता दिया और उसमें और कौन कौन से एडिशनल लोग आएंगे वो भी बता दिया। ये ओके, मीन्स एंड इंक्लूड्स का मतलब। नेक्स्ट लिखा हुआ है अप्लाई एंड इंक्लूड, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर एक्ट में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मतलब बताया, तो अप्लाई एंड इंक्लूड शब्द कब इस्तेमाल किया जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। द टर्म कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अप्लाइज टू एनी प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब ये जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इसका ये कहां अप्लाई होगा, तो देखिए जब भी कहीं पर वर्ड लिखा है अप्लाई एंड इंक्लूड, मतलब वो स्पेसिफिक केस में ही अप्लाई होगा, हर जगह अप्लाई नहीं होगा। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ किसी प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया है उसके रिलेशन में ये यूज किया जाएगा, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस, यूटिलिटी प्रोग्राम ये सब भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो अप्लाई एंड इंक्लूड और मीन्स एंड इंक्लूड्स में क्या डिफरेंस है, तो मीन्स एंड इंक्लूड्स मतलब और उसमें एडिशनल क्या क्या चीजें आती है वो बताता है, जबकि अप्लाई एंड इंक्लूड स्पेसिफिकली किस चीज में ये अप्लाई होगा वो बताता है। तो आई होप यहाँ पे आपको चारों डिफरेंस क्लियर होंगे। मीन्स का मतलब जो बोला है बस उतना ही, इंक्लूड का मतलब क्या क्या चीजें इसमें आएंगी, मीन्स एंड इंक्लूड्स का मतलब इसका मतलब क्या और इसमें और क्या क्या चीजें आएंगी, अप्लाई एंड इंक्लूड का मतलब ये पर्टिकुलर वर्ड कहां पे अप्लाई होगा और इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं सबका क्विक रिकैप करूंगा, डोंट वरी डोंट वरी। अभी तक हम लोगों ने चार चीजें पढ़ी, उसका रिकैप कर लिए थे, है ना। टाइटल पढ़ लिए थे, शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, फिर हमने प्रियम्बल का रिकैप कर लिया, फिर हमने मार्जिनल नोट्स का रिकैप कर लिया। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, तो जिसमें चार चीजें आती है, मीन्स, इंक्लूड्स, मीन्स एंड इंक्लूड्स, अप्लाई एंड इंक्लूड। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसका मतलब पढ़ लेते हैं जो नोट्स में लिखा है। When a word is defined to mean something, the definition is typically restrictive and exhaustive. मतलब restrictive का मतलब जो लिखा है बस उतना ही restrict करना, उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इंक्लूड शब्द का इस्तेमाल किया गया तो ये एक्सपेंसिव नेचर का होता है, मतलब इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है। मीन्स एंड इंक्लूड्स एग्जॉस्टिव नेचर का होता है, जिसमें मीनिंग और कुछ एडिशनल इंक्लूजन्स आते हैं। और अप्लाई एंड इंक्लूड में स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज पे अप्लाई होगा और जिसमें कुछ कुछ चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं, लेकिन वो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर केस में ही अप्लाई होगा। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजा आएगा अब आपको। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो तीन शब्द पढ़ने वाले हैं। एक है प्रोविजो, कई लोग उसको प्रोवाइजो भी बोलते हैं, आपको जो मन करे बोल सकते हो। तो एक है प्रोविजो, दूसरा एक्सेप्शन, तीसरा सेव एज, और चौथा सब्जेक्ट टू। चार चीजें पढ़ेंगे, प्रोविजो, एक्सेप्शन, सब्जेक्ट टू, सेव एज। इसमें सब्जेक्ट टू अलग है, जनरली जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो होता है प्रोविजो, एक्सेप्शन और सेव एज में। इसको एग्जांपल्स की मदद से समझेंगे। कंपनीज एक्ट 2013 का एक सेक्शन मैंने लिया है रेफरेंस के तौर पे, उसमें ये तीनों शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। सेव एज भी मिलेगा, प्रोविजो भी मिलेगा, एक्सेप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है। सो गाइज आर यू रेडी? यस, आर यू रेडी? यस, हाउ इज द जोश गाइस? अभी तक दिमाग में किसी प्रकार का बर्डन नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? अभी तक जो पढ़े वो समझ में आया? बर्डन तो फील नहीं हो रहा है? ग्रेट। पहले
हम इन तीनों शब्द का एक हिंदी में थोड़ा मतलब समझ लेते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हम लोग जो भारतीय है ना, उनके पास एक बहुत बढ़िया एडवांटेज है, और वो क्या है कि हमको दो भाषा का नॉलेज है, इंग्लिश और हिंदी। हम जब मैं सीएस पढ़ रहा था, ठीक है, तो इतनी माइन्यूट चीजें बताने वाला कोई नहीं था ना, कि सब्जेक्ट टू क्या होता है, प्रोविजो क्या होता है, और सेव एज क्या होता है। तो मैंने क्या किया कि जब मैं पढ़ता था, एक्ट पढ़ता था, लॉ पढ़ता था, है ना, कोई सेक्शन या प्रोविजन पढ़ता था, तो मैं खुद से मतलब बना लेता था, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझ लेता था कि हाँ इसका ये मतलब हो रहा होगा। तो मेरे लिए चीज़ें बड़ी आसान हो गई थी। ठीक है। आज आप लोग के पास बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास बहुत सारे फैकल्टीज़ के ऑप्शंस हैं, आपके पास सीनियर्स का ऑप्शंस हैं। ठीक है, कुछ नहीं तो बहुत सारे और भी टूल्स हैं आपके पास जो आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये सब नहीं था, तो हमारे पास हम डिपेंडेंट थे अपने टीचर के ऊपर और अपने खुद के बुद्धि के ऊपर, जो हम लोगों ने अचीव, जो हम लोग के पास था थोड़ा बहुत। आप लोग को मैं जो चीज़ें सिखा रहा हूँ, इसको आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा, और इसको आप रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं इंटरप्रिटेशन करते समय। और ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको लॉ पढ़ने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि लॉ में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो होती है लॉ के टफ लैंग्वेज को समझने के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है इन टेक्निकल वर्ड्स का, प्रोविजो, सेव एज। आइए इसका एक नमूना देखते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के एक सेक्शन पे मैं जाता हूं, सेक्शन 185। ठीक है, आइए इसके लैंग्वेज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अभी सिर्फ पढ़ना है ना, समझने अभी आपको समझना नहीं है, बस देखो मजे लो। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, कॉमा, नो कंपनी शेल, कॉमा, directly or indirectly, comma, advance any loan, comma, including any loan represented by a book debt to any of its directors or to any other person in whom the director is interested, or give any guarantee or provide any security in connection with any loan taken by him or such other person. लॉ में जो लैंग्वेज लिखा होता है वो बहुत ही टेक्निकल होता है। जब कोई बच्चा फ्रेशर के तौर पे जब पढ़ता है तो उसको चीज़ें समझ में नहीं आती है। यहाँ पे मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगा जिसकी मदद से आप इजीली समझ सकते हैं कि इसको पढ़ना कैसे है। मुझे किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें आसान हो जाए। इसमें कुछ शब्द हैं, है ना। पहला शब्द क्या है बेटा? पहला शब्द है सेव एज। क्या है? सेव एज अदरवाइज, है ना। सेव एज अदरवाइज, तो इसमें हम लोग शब्द का मतलब समझेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेव एज? उसके बाद नीचे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड, है ना। फिर आगे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड फॉर प्रोवाइडेड, फिर नीचे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन। ठीक। अब ये सारे शब्द जो यूज किए गए हैं, और अगर आप देखेंगे आगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा विदाउट प्रिजुडाइज टू, विदाउट प्रिजुडाइज टू, है ना। फिर एक जगह मिलेगा आपको नॉट विथ स्टैंडिंग, फिर आपको मिलेगा नथिंग कंटेन्ड इन। ये जो भारी भरकम शब्द हैं, इसी का इंटरप्रिटेशन हमको करना है, इसी को मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले तीन चीजों पे फोकस करेंगे, प्रोवाइडेड, सेव एज और एक्सेप्शन। जब भी
किसी जहां कहीं पर भी आपको वर्ड दिया है प्रोवाइडेड, इसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं प्रोविजो। क्या कहते हैं बेटा? टेक्निकली प्रोविजो। प्रोविजो शब्द का क्या मतलब है? अगर कोई सेक्शन दिया हुआ है और उस सेक्शन के नीचे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट, तो उसका मतलब होता है कि ऊपर जो आपने पढ़ा है उसकी एप्लीकेबिलिटी नीचे दिए हुए कुछ कंडीशंस पर आधारित है। ये पहला इंटरप्रिटेशन हुआ उसका। दूसरा, कुछ चीजें जो है इसमें इंक्लूड, कुछ चीजें जो है वो ऊपर दिए हुए सेक्शन से बाहर हैं। अब ये आपको समझ में आएगा जब आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ोगे। बट जनरल मतलब क्या होता है ये मैंने बता दिया। क्या होता है प्रोविजो का मतलब? इट क्रिएट्स एन एक्सेप्शन टू व्हाट इज स्टेटेड इन द एनेक्टमेंट. It is inserted to remove the special cases from general enactment and provide for them specifically. It is generally interpreted as provided a specific exception or condition to the main rule. Main rule का condition दिया गया हो. It is a legal device used to modify the scope or operation of the main provision. अब इसका क्या मतलब है इसको कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं. ठीक है, ध्यान से समझिएगा. Proviso removes a special case from the general enactment and provides for them separately. It specifies the conditions to be fulfilled to the main provision. तो proviso का मतलब है कुछ conditions, पहला interpretation. ठीक है. दूसरा लिखा हुआ है saving clause. कहीं पर भी आपको कोई सेक्शन सेव एज से अगर स्टार्ट होता हुआ मिले, किससे स्टार्ट होता हुआ मिले? सेव एज से स्टार्ट होता हुआ मिले, तो आप ये समझ लीजिएगा कि उसमें सेविंग क्लॉज है, मतलब वही सेविंग क्लॉज है. सेविंग क्लॉज क्या कहता है? सेविंग क्लॉज कहता है कि देखिए, इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उससे जो पहले से एग्जिस्टिंग राइट्स थे वो प्रोटेक्टेड हैं, वो प्रिजर्व्ड है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. ठीक है. तो सेविंग क्लॉज ये इंश्योर करता है कि जो इस एक्ट के पहले जो एक्ट था या इस पर्टिकुलर सेक्शन के पहले जो सेक्शंस थे उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसमें जो बातें लिखी गई हैं. ठीक. एक्सेप्शन का मतलब एकदम सिंपल है, वो हम लोग इजीली देख लेंगे. अब इस ये जो लॉ में ये जो सेक्शन मैंने लिखा है ना, सेक्शन 185, दैट इज लोन टू डायरेक्टर. आइए इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि प्रोविजो का मतलब क्या होता है, सेव एज का मतलब क्या होता है. ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिए. बिल्कुल शांत मन से सुनिएगा बेटा. सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट. इस एक्ट के कहीं पर भी अगर कुछ अलग लिखा हुआ है तो वो अप्लाई होगा, इस सेक्शन में दी हुई बात अप्लाई नहीं होगी. इसका ये मतलब है क्या? सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट. इस एक्ट में इसके अलावा कुछ भी और लिखा हुआ है तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा, इस सेक्शन की वजह से उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. ये शब्द का मतलब बता रहा हूं. सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट. अब कॉमा, नो कंपनी शेल directly or indirectly advance any loan, including any loan represented by a book debt, to any of its directors or to any other person in whom the director is interested, or give any guarantee or provide any security in connection with any loan taken by him or such other person. क्या मतलब हुआ इसका? कोई भी कंपनी ना तो डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली अपने किसी भी डायरेक्टर या कोई भी दूसरा व्यक्ति जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है उसको ना तो लोन दे सकती है, ना तो उसने जो लोन लिया है उसके बदले गारंटी दे सकती है, ना तो उसने जो लोन लिया है उसके बदले कोई सिक्योरिटी दे सकती है. ये कहा गया है इस सेक्शन. इसका मतलब, इस सेक्शन का मतलब ये निकल के आ रहा है, जो पहला पैराग्राफ है उसका ये मतलब है. अब इसको पूरे को पढ़ते हैं. Save as otherwise provided in this act, no company shall directly or indirectly advance any loan, including any loan represented by a book debt, to any of its director or to any other person in whom the director is interested, or give any guarantee or provide any security in connection with any loan taken by him or such other person. Generally, सेक्शन 185 के हिसाब से
कोई भी कंपनी ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली अपने डायरेक्टर को या कोई भी दूसरे व्यक्ति को जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है उसको ना तो लोन दे सकती है, ना किसी प्रकार की गारंटी दे सकती है उसके लोन के बदले, और ना ही किसी प्रकार की सिक्योरिटी दे सकती है उसने जो लोन लिया है उसके बदले। लेकिन इस एक्ट में इसके अलावा अगर किसी भी दूसरी प्रोविजन में जो कुछ भी लिखा हुआ है तो वो वैसे ही रहेगा, उसके ऊपर सेक्शन 185 अप्लाई नहीं होगा। ये कहां से पता चला? जो स्टार्टिंग में लिखा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। इस एक्ट में जो कुछ भी दूसरा लिखा हुआ है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है? अब ध्यान से समझिए आगे क्या लिखा हुआ है। प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट का यहां पे क्या मतलब है? हालांकि, हालांकि हिंदी में प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन, हालांकि इस सबसेक्शन में जो कुछ भी लिखा है वो अप्लाई नहीं होगा। किनको अप्लाई नहीं होगा? जो भी ए बी सी और डी में लिखा है उनको अप्लाई नहीं होगा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन, हालांकि इस सबसेक्शन में जो कुछ भी लिखा है वो इन सबको एप्लीकेबल नहीं होगा। किनको एप्लीकेबल नहीं होगा? गिविंग ऑफ एनी लोन टू मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर as a part of the condition of the service extended by a company to all of its employees pursuant to any scheme approved by the members of a special resolution। मतलब जनरली सेक्शन 185 कहता है कि कोई भी कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने डायरेक्टर को या कोई भी दूसरा व्यक्ति जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है उसको ना लोन दे सकती है, ना गारंटी दे सकती है, ना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। हालांकि इस सब सेक्शन में जो कुछ भी लिखा है वो अप्लाई नहीं होगा। किस केस में अप्लाई नहीं होगा? या कौन से केसेस में अप्लाई नहीं होगा? अगर लोन दिया जा रहा है किसी मैनेजिंग डायरेक्टर को या होल टाइम डायरेक्टर को, किस तरीके से? एज अ पार्ट ऑफ द कंडीशन ऑफ द सर्विस एक्सटेंडेड बाय द कंपनी टू ऑल ऑफ इट्स एम्प्लॉय। अगर कंपनी अपने सारे एम्प्लॉइज को कुछ ऐसी फैसिलिटी दे रही है जिसके अंतर्गत उनको लोन दिया जा रहा है तो मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर को भी लोन दिया जा सकता है, उसके ऊपर सेक्शन 185 अप्लाई नहीं होगा। या अगर मेंबर्स, जो कंपनी के मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, अगर वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कोई स्कीम बनाते हैं और उस स्कीम के अंतर्गत किसी भी मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर को कंपनी लोन देती है तो वो भी चल जाएगा, उसके ऊपर भी सेक्शन 185 अप्लाई नहीं होगा। अब समझिए ये जो प्रोवाइडेड दैट लिखा है ये क्या दे रहा है? ये एक तरीके का एक्सेप्शन दे रहा है, एक तरीके का कंडीशन दे रहा है, जो हम लोगों ने यहां पे पढ़ा था। यस और नो, क्या लिखा था यहाँ पे? क्या लिखा था यहाँ पे? Proviso creates an exception to what is stated in the enactment। एनेक्टमेंट में मतलब प्रोविजन में जो भी लिखा हुआ है उसका एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन क्रिएट कर देता है प्रोविजो। It removes the special cases from the general enactment and provides for them specifically and separately। जनरली ये कह रहा है सेक्शन 185 कि कोई भी कंपनी ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली अपने किसी भी डायरेक्टर या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिसमें वो डायरेक्टर इंटरेस्टेड है उसको ना तो लोन दे सकता है, ना गारंटी दे सकता है, ना सिक्योरिटी दे सकता है। हालांकि इस सब सेक्शन में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा? वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा जिसमें किसी मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर को किसी स्कीम के अंतर्गत जो स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा बनाई गई है या किसी ऐसे कंडीशन के अंतर्गत जिसमें सभी एम्प्लॉइज को ये फैसिलिटी दी जा रही है, उस केस में ये सबसेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा है बेटा, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन, मतलब सेक्शन 185 का जो सबसेक्शन है ना, सबसेक्शन 1, ये सिर्फ वहीं तक रिस्ट्रिक्ट है। मतलब सर सबसेक्शन 2, 3, 4 में अगर कुछ और दिया है तो उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं, वो अपना अलग इंटरप्रिटेशन निकलेगा उसका। तो सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 में जो लिखा हुआ है उसके प्रोविजो में जो लिखा हुआ है वो क्या दर्शा रहा है? वो एक एक्सेप्शन दर्शा रहा है। आ रही है बात समझ में बेटा? यस और नो? उसी प्रकार से जो बी पॉइंट दिया हुआ है, अब इसको कैसे पढ़ोगे? बार बार पढ़ो, है ना, बार बार पढ़ो। इतना इंटरेस्टिंग है बेटा लॉ, मजा आएगा आप लोग को पढ़ने में, बोर नहीं लगेगा कभी भी।
Save as otherwise provided in this act, no company shall directly or indirectly advance loan to any of its directors or to any other person on whom the director is interested, or give any guarantee or provide any security in connection with any loan taken by him or such other person, provided that nothing in this subsection shall apply to B, a company which in the ordinary course of business provide loan or give guarantee or security for the due repayment of any loan, and in respect of such loan an interest is charged at a reasonable rate not less than the bank rate declared by the RBI. मतलब ये जो सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है ये उस कंपनी के ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा जो कंपनी अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, मतलब डे टू डे बिजनेस में लोन प्रोवाइड करती है या गारंटी प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, और उसके बदले वो उनसे प्रॉपर इंटरेस्ट रेट भी चार्ज कर रही है। मतलब आप ऐसी कंपनी जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन देने का काम करती है, गारंटी देती है, सिक्योरिटी देती है, वो अपने डायरेक्टर को लोन दे सकती है, लेकिन उनसे रीजनेबल इंटरेस्ट रेट चार्ज करके। आ रही है बात समझ में? तो आप देखो कि प्रोवाइजो के अंदर जो चीजें दी गई है वो कंडीशंस और एक्सेप्शंस के को दर्शाती है। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है? वैसे और भी चीजें लिखी गई है, आपको अभी वो पढ़ना नहीं है, आपको मैं सिर्फ ये सेक्शन का जो थोड़ा सा ट्रेलर दिखा रहा हूँ प्रोविजो को समझाने के लिए। जब हम कंपनी लॉ में पढ़ेंगे तो कंपनी लॉ में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, एक एक सेक्शन को इतना ब्यूटीफुली इंटरप्रेट करेंगे हम कि आपको लॉ से प्यार हो जाएगा। बस आपको मुझे समय देना पड़ेगा। कोई डाउट है यहाँ पे? एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस? प्रोविजो शब्द का मतलब समझ आया कि नहीं, बस इतना बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अच्छा, दो चीज आपने पढ़ लिया, सेव एज और प्रोविजो। ठीक है, सेव एज और प्रोविजो। तो सेव एज से क्या मतलब समझ में आया कि जो भी एक्ट में सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट का मतलब क्या है? इस एक्ट में जो कुछ भी दूसरा लिखा हुआ है वो सब एज इट इज रहेगा, उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट मतलब क्या हुआ इसका? कि अगर किसी दूसरे सेक्शन में ये लिखा है कि आप डायरेक्टर को लोन दे सकते हो, सपोज सपोज सपोज, तो ये सेक्शन उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, उस सेक्शन का इंटरप्रिटेशन अलग से होगा। ये मतलब है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड का। अगर सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड न लिखा होता इस सेक्शन में, तो इसका मतलब कि अगर दूसरे किसी सेक्शन में कंट्रोवर्सी है, सेक्शन 185 से क्लैश हो रहा है, तब बताइए इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा? अगर सेक्शन 185 में जो बात लिखी है और किसी दूसरे सेक्शन में इसी का कॉन्ट्राडिक्शन होता, मतलब सेक्शन 185 कुछ और कह रहा है कि इस एक्ट के दूसरा कोई और सेक्शन कुछ और ही कह रहा है, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, तो बताइए कौन सा इंटरप्रिटेशन होगा? किसको हम किस तरीके से हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, किसको सही मानेंगे? सेक्शन 185 को सही मानेंगे कि दूसरे को सही मानेंगे? किसको सही मानेंगे? फटाफट बताइए, देखते हैं आप लोग को कितना इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट समझ में आया है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। मान लेते हैं सेक्शन 185 में सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट ना लिखा होता, सिंपली ऐसा होता, तो सेक्शन 185 में जो चीजें लिखी हुई है और किसी दूसरे सेक्शन में, लेट से सेक्शन 205, सपोज बोल रहा हूं ना, 205 में कुछ और ही लिखा हुआ है, सपोज 205, दोनों में अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है तो कौन सा अप्लाई होगा? 185 या जो भी दूसरा सेक्शन? कौन प्रिवेल करेगा और ये कैसे पता चलेगा? बोलो, जल्दी बोलो। हो, स्थिति कह रही है 185 नहीं करेगा। किस बेसिस पे आप कह रहे हो? किस बेसिस पे आप कह रहे हो कि सेक्शन 185 अप्लाई नहीं करेगा? आप मान लीजिए आप जज हो,
और आपके सामने एक ऐसा केस आया है कि सेक्शन 185 और दूसरा सेक्शन दोनों क्या कर रहे हैं, क्लैश कर रहे हैं। सेक्शन 185 कुछ और बोल रहा है, दूसरा सेक्शन कुछ और ही बोल रहा है, दोनों सेम एक्ट का पार्ट है। तो बताइए कि कौन सा सेक्शन प्रिवेल करेगा। अच्छा चलिए एक हिंट दे देता हूं, क्वेश्चन में थोड़ी तब्दीली कर देता हूं। ये पता लगाने के लिए, नहीं भूल जाओ सेव एज है कि नहीं है, भूल जाओ उसको, मान लो सेव एज नहीं है, सेव एज नहीं है ना। अब सेक्शन 185 और दूसरे सेक्शन में दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। 185 कुछ और कह रहा है, दूसरा सेक्शन कुछ और कह रहा है। तो बताइए कि किस कौन सा सही होगा, कौन सा सेक्शन सही होगा। और ये पता लगाने के लिए, या ये कैसे पता लगाओगे आप, फॉरगेट अबाउट कौन सा सही होगा, इसको पता कैसे लगाओगे, क्या करोगे ऐसा, आप जज हो, ऐसा क्या करोगे जिससे आपको पता लगे कि भैया कौन सा सही है। लास्ट चांस। फटाफट। 10 सेकंड और है बस। टाइम इज अप। तो ये पता लगाने के लिए आपको रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अप्लाई करने पड़ेगा बेटा। क्या कहा था मैंने आप लोगों से कि आपको ये चैप्टर सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना है और समझ के अप्लाई भी करना है। याद है, याद है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के दो सेक्शंस ऐसे थे जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। एक कह रहा था कि एक व्यक्ति जो है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट किसी व्यक्ति को इलेक्शन में नॉमिनेशन में असिस्ट कर सकता है, जबकि दूसरा कह रहा था सिर्फ वोट डाल सकता है। तो कोर्ट का इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन उन्होंने अप्लाई किया और उन्होंने कहा कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट नॉमिनेशन में भी असिस्ट कर सकता है और वोट भी डाल सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। तो इससे दोनों की इज्जत बच गई थी, बताया था। तो आपको ऐसे ही केसेस मिलेंगे। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं बिल्कुल ध्यान से समझ लो, अगर आप दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर देखोगे सीएस एग्जीक्यूटिव का, तो सारे क्वेश्चन पेपर केस स्टडी फॉर्मेट में दिए हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आपको ये नहीं बोलेगा एक्सप्लेन द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, आपको ये केस बना के दे देगा और बोलेगा कि बताओ इसको आप इंटरप्रीट कैसे करोगे। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने वो दे दिया है एग्जांपल्स, आई होप आपको क्लियर हो। एक्सेप्शन का एकदम सिंपल है, क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट की कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल as may be prescribed and which by its article restricts the right to transfer its shares except in case of one person company limits the number of its members to 200। ठीक है, तो एक्सेप्ट का मतलब एकदम सिंपल है कि जो लिखा हुआ है उसका वो अप्लाई नहीं होगा, किसमें, जो उस एक्सेप्शन के बाद लिखा हुआ है, दैट इज एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी। ठीक है, तो वन पर्सन कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, 200 वाला जो नंबर ऑफ मेंबर्स का लिमिट है, बाकी सबके ऊपर ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो प्रिस्क्राइब्ड है वो, और जिसके आर्टिकल में कुछ रिस्ट्रिक्शन लिखे हैं। पहला रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप शेयर्स ट्रांसफर कर तो सकते हो लेकिन फ्रीली
ट्रांसफर नहीं कर सकते. इट रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200. मतलब जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, 200 होने चाहिए. लेकिन ये किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, 1% कंपनी के ऊपर. ठीक है, एक्सेप्शन का मतलब ये अपवाद है. ठीक है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड बस यही था. इसके बाद चीजें जो दी गई है बहुत इजीली पढ़ लेंगे हम लोग, समझ लेंगे. ठीक है, हाँ या नहीं? अगर ये क्लियर है, सेव एज, अदरवाइज प्रोवाइडेड है ना, और नथिंग कंटेन्ड इन, तो आगे बढ़ते हैं. बढ़े आगे. अगला है इलस्ट्रेशन. नेक्स्ट वन इज व्हाट बेटा, इलस्ट्रेशन. इलस्ट्रेशन एकदम सिंपल है. इलस्ट्रेशन जो है वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन को समझाने के लिए दिया हुआ एग्जाम्पल होता है. क्या होता है, जिस तरीके से मैं आपको नोट्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे देता हूं जिससे कि आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आए, उसी प्रकार से जो लॉ मेकर्स होते हैं वो लोग भी क्या करते हैं, लॉ बनाते समय बहुत सारे इलस्ट्रेशन डाल देते हैं ताकि वो पर्टिकुलर सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आए. तो वो जो इलस्ट्रेशन होते हैं ना, वो उस लॉ का हिस्सा माना जाता है जिससे कि कंफ्यूजन दूर हो सके और क्लैरिटी आ सके. ठीक, लेकिन उस एग्जाम्पल के हेल्प से ना तो हम पर्टिकुलर सेक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं, ना तो उसको उस चीज से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. वो बस इसलिए दिया होता है ताकि जो लोग हैं वो उस पर्टिकुलर सेक्शन को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकें. उसके अलावा इसका कोई खास रेलेवेंस नहीं होता है. ठीक है, आइए इसको कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं. जैसे मैंने आईपीसी, इंडियन पिनल कोड का एक सेक्शन लिया है और उसके नीचे एग्जांपल दिया है. क्या लिखा हुआ, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्संस बेनिफिट. मतलब कोई ऐसा एक्ट जिसका मकसद किसी की मृत्यु नहीं थी, लेकिन वह एक्ट किया जा रहा है सामने वाले व्यक्ति के बेनिफिट के लिए और उससे पूछ के. तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा काम आपको करना पड़ रहा है किसी दूसरे व्यक्ति के बेनिफिट के लिए जिससे हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो जाए, तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का ऑफेंस या किसी भी प्रकार के चार्जेस नहीं लगेंगे. क्या मतलब है सर इसका, इसको समझाने के लिए नीचे एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है. मिस्टर ए, अ सर्जन, knowing that a particular operation is likely to cause the death of Z, who suffers under the painful complaint, but not intending to cause Z's death and intending in good faith for Z's benefit, performs that operation on Z with Z's consent. A has committed no offense. सर ये तो और खतरनाक है. किसी एक्ट में किसी सेक्शन को समझाने के लिए जो इलस्ट्रेशन दिया है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में दिया है कि उसको समझने के लिए हमको और इलस्ट्रेशन की जरूरत है. बेटा मैं आपके लिए आसान बना देता हूं. सेक्शन 88 को समझाने के लिए जो इलस्ट्रेशन दिया है उसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ये डॉक्टर है. सपोज मिस्टर बीमार जो है वो एक डॉक्टर के पास जाता है अपने हार्ट में कुछ कंप्लेंट लेके कि भाई मेरे को हार्ट में पेन हो रहा है. डॉक्टर उसको बताता है कि आपके हार्ट की बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन हो सकता है इस बाईपास सर्जरी में आपकी मृत्यु हो जाए. लेकिन अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो आपकी जिंदगी बच जाएगी. क्या आप इस ऑपरेशन को करने के लिए तैयार हैं? तो मिस्टर बीमार कहता है कि हाँ मालिक, रिस्क तो ले लेंगे, ठीक है, आप ऑपरेशन कर दीजिए, मेरी सहमति है. अब मान लेते हैं कि ऑपरेशन करते समय उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, मिस्टर बीमार की मृत्यु हो जाती है. तो क्या आप डॉक्टर को लायबल ठहरा सकते हो? क्या आप यह कहोगे कि डॉक्टर ने इसका मर्डर कर दिया? तो आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज सेक्शन 88 में वही दिया हुआ है कि अगर कोई एक्ट ऐसा करना पड़ रहा है जो सामने वाले व्यक्ति के बेनिफिट के लिए हो और उसके कंसेंट लेके हो और गुड फेथ में हो, मतलब आप
आपका इंटेंशन सही हो तो फिर कहीं से भी आपने ऑफेंस नहीं किया है, कहीं से आपने कोई गलत काम नहीं किया है। क्लियर है इसका मतलब? तो इलस्ट्रेशन इज बेसिकली गिवन इन द स्टैट्यूट और गिवन इन द लॉ टू एक्सप्लेन द पर्टिकुलर सेक्शन इन अ बेटर वे। फाइन, कोई डाउट है इसमें? एक और एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। सेक्शन 93 में लिखा है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस by reason of any harm to the person to whom it is made if it is made for the benefit of that person। मतलब ये कि अगर आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो किसी व्यक्ति से उसके बेनिफिट के लिए, लेकिन उस कम्युनिकेशन की वजह से अगर उसको किसी प्रकार का नुकसान पहुंच जाता है तो फिर आप उसके लिए लायबल नहीं होगे, आपके ऊपर किसी प्रकार का जुर्म दर्ज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है मिस्टर महाबीमार और वो व्यक्ति जाता है डॉक्टर के पास और कहता है कि सर मुझे मुझे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर उसका एग्जामिनेशन करता है और एग्जामिनेशन करके उसको बताता है कि हे मिस्टर महाबीमार, आपको कैंसर है, लास्ट स्टेज में है और आप कुछ ही महीनों के मेहमान हैं, आपके पास सिर्फ 3 महीना है। जैसे वो व्यक्ति यह न्यूज सुनता है वह व्यक्ति शॉक से ही मर जाता है तुरंत। तो क्या उस डॉक्टर के ऊपर केस किया जा सकता है कि आपके कारण इसकी मृत्यु हुई है? तो सेक्शन 93 कहता है नहीं। सेक्शन 93 कहता है कि अगर गुड फेथ में कम्युनिकेशन किया गया है, उसके बेनिफिट के लिए किया गया है कि उसको बताना जरूरी है और एज अ शॉक वो मर जाता है तो उसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि सेक्शन 93 मतलब कोई भी सेक्शन के अंतर्गत जो एग्जाम्पल दिया है, इलस्ट्रेशन दिया है, वो उस सेक्शन को बेहतर ढंग से समझाने के लिए दिया। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सेक्शन 88 का एग्जाम्पल। बेटा एकदम सिंपल है। मिस्टर बीमार जो है वो डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि सर मुझे हार्ट में पेन हो रहा है। वो डॉक्टर कहता है कि ठीक है सर, आपका बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा, लेकिन इसमें जान को खतरा है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो मिस्टर बीमार कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं सर, मैं अपना कंसेंट देता हूं, आप ये ऑपरेशन मेरे बेनिफिट के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको कंसेंट देता हूं कि आप ये ऑपरेशन कर दीजिए। अगर मेरी मृत्यु हो जाती है आपकी कोई गलती नहीं होगी, ऐसा मैं कंसेंट देता हूं। तो अगर मान लीजिए ऑपरेशन के दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में जो डॉक्टर है उसके ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, वो उसने कोई जुर्म नहीं किया है इस सेक्शन के हिसाब से। अभी क्लियर है स्थिति? इज इट क्लियर नाउ? गॉट इट, वेरी गुड। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन। अब हर एक सेक्शन के नीचे ना कुछ एक्सप्लेनेशन दिया होता है। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये बेसिकली उस पर्टिकुलर सेक्शन में जो चीजें लिखी गई है उसको समझाने के लिए दिया होता है। सो बेसिकली explanation clarifies the meaning of the words used in that particular section। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, डेफिनेशन क्लॉज जो सेक्शन 2 होता है किसी भी एक्ट का, उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स दिए होते हैं और उन सारे वर्ड्स का जो इंटरप्रिटेशन है या उन सारे वर्ड्स का जो मतलब है वो देखने के लिए हम डेफिनेशन सेक्शन में जाते हैं। कि मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर किसी एक्ट में, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 में कहीं पर वर्ड लिखा है एसोसिएट कंपनी, तो उस एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या है ये देखने के लिए हम कहां जाएंगे? डेफिनेशन सेक्शन में जाएंगे। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन में सेम वर्ड का कुछ और मतलब लिखना चाह रहा है लॉ मेकर, तो वो नीचे क्या करता है? एक्सप्लेनेशन ऐड कर देता है और उस एक्सप्लेनेशन में ये लिख देता है फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन दिस पर्टिकुलर वर्ड मीन्स दिस। तो वो एक्सप्लेनेशन प्रिवेल करेगा, ना कि वो डेफिनेशन में जो लिखा है वो प्रिवेल करेगा। क्या मतलब है इसका सर? आइए देखते हैं। जैसे सेक्शन नंबर 165 में क्या दिया हुआ है देखिए।
सेक्शन नंबर 165 में लिखा है नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स। No person after the commencement of this act shall hold office as a director, including any alternate directorship in more than 20 companies at the same time. कोई भी व्यक्ति इस एक्ट के अप्लाई होने के बाद, इस एक्ट के कमेंस होने के बाद, कोई भी व्यक्ति 20 कंपनी से ज्यादा में एज अ डायरेक्टर नहीं हो सकता है। मतलब एक ही समय पे वो मैक्सिमम 20 कंपनी में ही डायरेक्टर हो सकता है, 20 कंपनी से ज्यादा में डायरेक्टर नहीं हो सकता है। नीचे दिया हुआ है प्रोवाइडेड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनीज इन विच अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर शैल नॉट एक्सीड 10। उसमें एक कंडीशन दे दिया हुआ है, यही प्रोविजो है, जो प्रोवाइडेड दैट लिखा वही प्रोविजो है। कंडीशन क्या दे दिया हुआ है कि मैक्सिमम पब्लिक, मतलब एक व्यक्ति को ये छूट तो है कि वो मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन वो मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी में ही हो सकता है, उससे ज्यादा में नहीं हो सकता है। मतलब टोटल 20 में हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितनी पब्लिक कंपनी में हो सकता है? मात्र 10। अब नीचे दिया हुआ एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ऊपर दिए हुए शब्द को समझाने के लिए कि देखिए कि जब आप पब्लिक कंपनीज के लिमिट को काउंट कर रहे होंगे तो उसमें क्या ध्यान रखना है। सो फॉर रेकनिंग द लिमिट ऑफ द पब्लिक कंपनीज इन विच अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, डायरेक्टरशिप इन private companies that are either holding or subsidiary of a public company shall also be included। मतलब जब आप पब्लिक कंपनी में, जब आप पब्लिक कंपनी को काउंट कर रहे होंगे तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि किसी कोई अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी प्राइवेट कंपनी में अगर डायरेक्टर है और वह प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी है तो वो भी पब्लिक कंपनी ही मानी जाती है, डीम्ड पब्लिक कंपनी ही मानी जाती है। ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि मिस्टर डायरेक्टर है ना, मिस्टर डायरेक्टर टोटल 9 पब्लिक कंपनी में पहले से डायरेक्टर है, ठीक है। और एक कंपनी है झटका मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड। किसकी, क्या कंपनी है? झटका मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड। और ये झटका मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड एक बीएसएनएल लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। सपोज क्या है, बीएसएनएल लिमिटेड जो कि एक पब्लिक कंपनी है उसकी सब्सिडरी कंपनी है। तो अगर वो व्यक्ति मिस्टर डायरेक्टर झटका मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड में भी डायरेक्टर है, जो कि क्या है, बीएसएनएल लिमिटेड जो कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, तो उसको भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही माना जाएगा। झटका मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड को भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही माना जाएगा और उसकी डायरेक्टरशिप को काउंट की जाएगी, भले ही वो प्राइवेट कंपनी दिख रही है। इसको हम कहते हैं डीम्ड पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है कि जब आप नंबर ऑफ पब्लिक कंपनीज काउंट कर रहे होंगे तो आप उन प्राइवेट कंपनी को भी काउंट करेंगे जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है या होल्डिंग है। अब ये होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, इसका डिटेल डिस्कशन हम कंपनी लॉ में करेंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बेसिकली एक्सप्लेनेशन शब्द का मतलब क्या होता है, किसी एक्ट में जो चीजें लिखी गई है, कोई वर्ड को समझाने के लिए या कोई प्रोविजन को समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन में चीजें ऐड कर दी जाती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्सप्लेनेशन को पढ़ना और एक्सप्लेनेशन को इंटरप्रेट करना, ठीक है। लास्ट आज का टॉपिक है स्केड्यूल्स, ठीक है। आज का लास्ट टॉपिक है स्केड्यूल्स। अब ये स्केड्यूल क्या होता है बेटा, ठीक है। ये स्केड्यूल्स में सेम नोट्स वापस आ गया, मैं आपको समझा देता हूँ स्केड्यूल का क्या होता है। हर एक सेक्शन में, हर एक एक्ट में ना कुछ स्केड्यूल्स दिए होते हैं उसके लास्ट में। फॉर एग्जांपल ये कंपनीज एक्ट है ना, तो आप देखिए कंपनीज एक्ट 2013 के लास्ट में बहुत सारे स्केड्यूल्स दिए होंगे। जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, द एक्सप्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज मीन्स द फैसिलिटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 6। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का क्या मतलब है, तो वो सारी फैसिलिटी जो शेड्यूल 6 में दी गई है वही इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कहलाएगी, उसके अलावा और कुछ भी
इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं कहलाएगा। तो आइए देखते हैं कि शेड्यूल 6 में क्या क्या फैसिलिटीज दी हुई हैं। तो ये स्केड्यूल्स जो है ना वो एक्ट का ही पार्ट माना जाता है। एक्ट के लास्ट में आपको स्केड्यूल्स दिए होते हैं, आप ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये शेड्यूल 2 है। उसी प्रकार से हम देखते हैं शेड्यूल 6। ये शेड्यूल 5 हो गया। ये है शेड्यूल 6। अब देखिए शेड्यूल 6 के नीचे क्या लिखा हुआ है, सी सेक्शन 55 एंड 186। मतलब सेक्शन 55 और सेक्शन 186 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वर्ड लिखा हुआ है या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्ड लिखा हुआ है, उसमें किन किन प्रोजेक्ट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में माना जाएगा, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको शेड्यूल में दे दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है वो सेक्शन के रेफरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सेक्शन के इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सेक्शन 55 और सेक्शन 186 के इंटरप्रिटेशन के लिए हमको शेड्यूल 6 में दिए हुए शब्दों को दिए हुए आइटम्स को देखना पड़ेगा। मतलब जो सेक्शन 55 और सेक्शन 186 में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वर्ड लिखा हुआ है, उसके इंटरप्रिटेशन के लिए हमको शेड्यूल 6 रेफर करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर है बेटा? फाइन। तो ये था हमारा इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, आप लोग एक बार शांत दिमाग से पूरे नोट्स को अच्छे से पढ़िएगा, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है कि आप लोग डेली रिवीजन कीजिएगा, जो मैं पढ़ाता हूं उसको तुरंत उसी दिन आप रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कि आपके दिमाग में वो चीजें काफी अच्छी तरीके से बैठ जाएंगी। ठीक है, आई होप आप लोगों ने नोट्स लिख लिया होगा। ये नोट्स जो है वो मेरे जो रेगुलर क्लास के स्टूडेंट है, जो ऐप में जिन्होंने क्लास परचेज किया, उनको नोट्स ऐप में मिल जाएंगे। जितने भी बच्चे यूट्यूब पे मेरा लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है और आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, तो आप फुल कोर्स परचेज कर सकते हैं मेरे ऐप में जाके। और अगर जो बच्चा सीए इंटर में है, उसके उनको में ये पर्टिकुलर चैप्टर है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, तो वो बच्चा यूट्यूब से पढ़ सकता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट्स आपके कांटेक्ट में, आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो और नॉलेज पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।